हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे होंगे और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को किसी भी रूप में लिया होगा, चाहे वो हो सकता है कि आपने मेजर के रूप में लिया हो, एमआईसी के रूप में लिया हो या एमडीसी के रूप में लिया हो। तो इसके ऊपर हमने पहले ही 4-5 वीडियो बना के रखा हुआ है। ये अगला कड़ी है उसका, उस वीडियो का। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है, भारतीय संविधान की विशेषता, यानी कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके सिलेबस में है, तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि भारतीय संविधान की आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और बढ़िया से इसको देखने और समझने का कार्य करेंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि आप जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आपका क्या व्यू होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ों को ऐड करिएगा, जैसे कि उसमें कैसे डायग्राम का यूज करना है और भी चीज़ों का जो भी यूज करना है, उन चीज़ों को हम दिखाते हुए चलेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग उस चीज़ों को समझते हैं और आसानी से समझेंगे। ज़्यादा टेंशन मत लेना है कि बहुत भारी है, वैसा कुछ नहीं है। बहुत आसान चीज़ है और आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो देखिए कि आप जब आंसर लिखिएगा ना, तो इसी तरह का आप विशेषता लिख के इसको इसी तरह से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा और उसके जो पॉइंट है ना, तो इसी तरह डायग्राम अपने कॉपी में बना दीजिएगा अगर याद रहे तो। अगर 5 भी याद है तो आप 5 गो का भी इसी तरह का डायग्राम बना दीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस तरह बनाइएगा ना बच्चों, तो उससे क्या होगा, टीचर अपने खुद प्रभावित हो जाएंगे आपके आंसर से। तो ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता पहली होती है कि संविधान हमारा जो है ना सबसे लंबा है। तो आखिर कैसे है, नहीं है, उन चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। फिर देखिए हमारे संविधान की दूसरी विशेषता है कि इसमें विभिन्न देशों के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। तीसरी इसकी विशेषता है कि हमारा संविधान जो है वो लचीला और कठोर दोनों का समन्वय है। ठीक है, उसके इनका डिटेल अभी पढ़ेंगे, बट अभी आप ओवरव्यू जान लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा संविधान जो है सरकार का संसदीय रूप है, यानी हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सरकार का जो है संसदीय रूप के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा है, उसको हम लोग देखेंगे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देख लेंगे। फिर मौलिक कर्तव्य है। और भारत का संविधान जो है ना बच्चों, ये किसी धर्म को नहीं मानता, ये सभी धर्म को यहाँ पे रहने और यहाँ पे अपनाने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो यानी हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो इस बात को भी देख लेना है हम लोगों को। फिर देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात हमारे संविधान में की गई है। तो आखिर ये होता क्या है, इन चीज़ों को अभी समझेंगे। फिर एकल नागरिकता की का जो प्रावधान है और आपातकालीन प्रावधान क्या है, इन चीज़ों को हम लोग सब एक एक करके देखेंगे। तो आप जब भी आंसर लिखेंगे ना, आपको अपने आंसर में इसी तरह का डायग्राम को यूज करना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक, अब चलिए अगले चीज़ को हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता। अब एक एक करके इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में होता है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसी के आधार पर तो देखिए भारत का संविधान जो है ना बच्चों, ये लिखित संविधान है। तो आप बोलिएगा कि सर और भी किसी तरह का संविधान होता है क्या? तो हाँ होता है। एक होता है लिखित, दूसरा होता है अलिखित। अलिखित का मतलब होता है ना बच्चों, जो परंपराओं में बना चला आ रहा है उसको लोग मान लेते हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं है, उसको रीति बाई रीति यानी पीढ़ी बाई पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता या आपके घर में एक नियम होगा कि बड़े जो हैं उनका हम लोगों को इज्जत करना है। आपके घर में, हमारे घर में, सबके घर में ये इज्जत करने की परंपरा है। ये कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं। आपके घर में कहीं लिखा हुआ तो आपको मिलेगा नहीं कि आपको बड़े लोग हैं उनको प्रणाम कीजिएगा या इज्जत उनकी कीजिएगा। ये तो लिखा नहीं हुआ है, तो ये होता है अलिखित। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे अलिखित संविधान है। तो आपसे पूछेगा अलिखित संविधान किस देश में है, तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, यानी कि वहाँ पे लिखा हुआ संविधान नहीं है। और सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ लिखा गया था बच्चों? तो अमेरिका में। अमेरिका जब आज़ाद होता है ना, स्वतंत्र होता है, तो उसके बाद वहाँ पे संविधान बनता है और वहाँ पे लिखित संविधान बनता है। तो अब देखिए भारत का संविधान भी आप यहीं लगे हाथ जान लीजिए कि भारत का संविधान जो है ना बच्चों, वो विश्व में सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है। यानी हमारे संविधान को लिखते हुए जो हमारे संविधान के लिखने वाले लोग थे, उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद हमारे देश के संविधान को लिखा है। और ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो वही हम इसमें लिखे हैं, सबसे लंबा संविधान है भारत का। तो अब इसको एक एक करके समझिएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है जो कि लिखित रूप में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप बोलिएगा लिखित संविधान है। ठीक,
हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जब संविधान बनना शुरू हुआ ना बच्चों, तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, जब भारत का जो मूल ढांचा है संविधान का, उसमें मात्र 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। इसको याद रखना है कि अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है, जब बन के ये तैयार हुआ था तो उसमें 8 ही अनुसूची था, ठीक। और अभी लगभग 465 इसमें अनुच्छेद हैं, लेकिन अब 500 के आसपास हो गया है कि 500 के आसपास अनुच्छेद हैं इसमें। ये अराउंड फिगर में याद रखिएगा कि 500 के आसपास है, या 450 आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही होगा हमारे संविधान में। तो इतना बड़ा संविधान होने के बावजूद हमारा संविधान जो है बच्चों, वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस बात को ध्यान में रखनी है आपको। पहली विशेषता यही है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, ठीक। अब दूसरी विशेषताओं पे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा विशेषता ये है बच्चों कि भारत के संविधान जो निर्मित किए गए हैं ना, उसमें विभिन्न देशों के संविधान को संगठित किया गया, लिया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था भारतीय संविधान के स्रोत, इसीलिए हमने इसको पढ़ाया था ताकि आपको ये पता चले कि हमारे भारत के संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था ना, भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं ने लगभग 60 देश के संविधान को पढ़ा, उसके बाद उन चीज़ों को हमारे संविधान में लिया है और तब हमारे संविधान को लिखा है बच्चों। इसीलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि भारत का संविधान एक दो देश का नहीं है, निर्मित नहीं है। यानी भारत के संविधान को निर्मित करने में 60 देशों के संविधान को लेकर उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे संविधान में समाहित करके भारतीय संविधान को निर्मित किया गया है, यानी कि उसको लेकर इसको लिखा गया है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो विभिन्न स्रोतों से विहित ये संविधान है, यानी विहित का मतलब होता है लिया गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि हमारा जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि आयरलैंड से हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। भारत की संसदीय प्रणाली के बारे में आपको बताए थे, वो लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। तो उन मौलिक अधिकार के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको ये हमारा एक होमवर्क आपको एक तरह से हमने दे दिया है, ठीक है। तो देखिए, भारत का संविधान कई देशों के संविधान से लिया गया है और इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए बच्चों जानते हैं, एक क्रिटिसिज्म किया जाता है, यानी कि इसका एक आलोचना होता है भारतीय संविधान का, कि भारतीय संविधान तो कूड़े कागज़ की तरह है, वो दूसरों से उधार लिया गया चीज़ है और उसी को हम लोग मान लेते हैं। इसका क्रिटिसिज्म किया जाता था उस समय, ठीक है, आरंभ में। लेकिन जानते हैं इसके बारे में B.R. अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इसके मतलब आप जानते हैं संविधान के निर्माणकर्ताओं में महत्वपूर्ण उनका भी योगदान है, B.R. अम्बेडकर साहब का। अन्य लोग भी हैं लेकिन उनका भी योगदान है, आप जानते हैं इस बात को। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, भारत का संविधान जो है ना, ये भले ही दूसरे देशों के चीज़ों को लिया गया है, विशेष अच्छी अच्छी चीज़ों को, लेकिन ये कोई भाड़े पर लिया गया संविधान नहीं है। इसकी अपनी विशेषता है और अपने लक्षण हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अम्बेडकर साहब का एक यहाँ पे जो है ना स्टेटमेंट याद रखना है आपको। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न देशों के संविधान को छानने के बाद किया गया है। यानी अम्बेडकर साहब बोलते थे, देखिए हमारे देश का संविधान जो है ऐसे निर्मित नहीं हुआ है, हमारे देश का संविधान इस तरह निर्मित हुआ है कि हमने विश्व के अन्य देशों के संविधान को पढ़ा, लिखा, उसके बाद हमारे देश के संविधान को निर्मित किया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत का संविधान जो है विभिन्न देशों के स्रोतों मतलब संविधान को लेकर पढ़ा गया, उसके बाद इसको लिखा गया है। और B.R. अम्बेडकर साहब का ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक। अब आगे की बातों को समझते हैं हम लोग। तो देखिए, भारत का संविधान जो है वो लचीला और कठोर का समन्वय है। लचीला का मतलब होता है क्या बच्चों, जानते हैं? जो कि फ्लेक्सिबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल, और रिजिड होता है कठोर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है ना, लचीला मतलब कि उसमें कोई भी चीज़ आप परिवर्तन कर सकते हैं आसानी से, और कठोर होता है ना जिसमें कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ देश का संविधान है बच्चों, आपको समझना इस तरह है कि वहाँ पर लचीला है वो संविधान। तो लचीला इसलिए है ना बच्चों, तो उसमें परिवर्तन जब मन होता है तब कर देता है, ठीक है। और कठोर का मतलब है कुछ देश का ऐसा संविधान है बच्चों जो कि बहुत कठोर है, उसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत के संविधान में ये दोनों ही गुण मिलते हैं, यानी ना तो ये लचीला है बहुत और ना ही कठोर है, ये दोनों का मिला हुआ रूप है। और इसीलिए भारतीय संविधान का जो संशोधन होता है ना, आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान में कोई धारा को जोड़ा जाए या विधेयक को जोड़ा जाए तो उसके लिए हमारे यहाँ संशोधन होता है, और उसके बाद कोई बिल पास होता है, उसको कानून बना दिया जाता है, ठीक है। तो वो आगे आप पढ़िएगा, चूँकि आप ही के सिलेबस में है, तो आगे तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं करते हैं, चूँकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम आगे कार्य कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत का संविधान जो है बच्चों ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, यह बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। आपसे पूछेगा कि भारत का संविधान कैसा है, तो पहला तो ये याद रखना है आपको पॉइंट कि लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि हमारा संविधान जो है वो कठोर और लचीला दोनों का मिला हुआ रूप है, यानी कि ना तो ये कठोर है ज़्यादा और ना ही लचीला है, ठीक है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अगला चीज़ हम लोगों के संविधान की विशेषता क्या है। भारत में जो है ना संसदीय व्यवस्था है, जो हमने बताया था कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है, इसको लिया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये जो प्रणाली है ना बच्चों, संसदीय प्रणाली में क्या होता है बच्चों, जिस देश में भी संसदीय प्रणाली होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की विधायिका जो है वो कानून बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका जो है ना वो कानून को लागू करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इसी तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में भी है और हमारे देश में भी चलती है। एक जो आप जानते होंगे लोकसभा राज्यसभा, ये क्या करती है, ये कानून बनाने के लिए कोई विधेयक लाती है, उसको पास करती है, अगर वो पास हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। ये दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों अगर जगह पास हो गया तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अगर उस पर मुहर लगा दिए कि हाँ भाई इसे कानून बनाना चाहिए, तो वो कानून बन जाता है। और उसको अब क्या है, कार्यान्वित करने का कार्य, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका करती है, यानी कि उसको लागू करने का कार्य कौन करता है, कार्यपालिका, जिसको आप बोलते हैं न्यायपालिका वगैरह, जो भी उसमें बॉडीज हैं वो सब इसको लागू करने का कार्य करती है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत के संविधान में संसदीय रूप है, यानी संसदीय व्यवस्था है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और उसी को अपनाया गया और आज ये चल रहा है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है जो इसकी विशेषता है बच्चों, वो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता की बात करता है। यानी कि ये बोलता है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि ये संसदीय संप्रभुता, यानी कि संसद को ये अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में कि आप जो है कोई भी चीज़, यानी कि संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं। यानी आप जानते होंगे बच्चों कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसके एक्ट टू एक्ट को हम नहीं अभी बता रहे हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि जो संविधान में संशोधन होता है ना बच्चों, उसके लिए बिल पास होता है पहले, वो लोकसभा में होता है। लोकसभा जो होता है ना वो निचली सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन है। तो पहले लोकसभा में या राज्यसभा कहीं भी पास हो गया, उसके बाद वो लोकसभा या राज्यसभा, मतलब दोनों जगह वो जब पास हो जाता है ना बच्चों, तो वो कहाँ पे जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं उस पर, यानी कि उन्होंने अगर स्वीकृति दे दिया उस बिल पे तो वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब बिल पास हो जाता है ना वो कानून बन जाता है और वो संविधान में जुड़ जाता है। तो यही बात हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि संसद को ये संप्रभुता है कि वो किसी भी तरह का नया कानून बना सकता है। दूसरी बात, न्यायपालिका को, यानी न्यायिक जो सर्वोच्चता है, यानी इसका मतलब ये होता है बच्चों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसको ये सर्वोच्चता प्राप्त है कि वो जो नया कानून बनेगा ना, जो संसद बनाती है, उसको एग्जीक्यूट यानी उसको लागू करने का कार्य कौन करता है, न्यायपालिका करती है। यानी कि उसी कानून के आधार पर वो क्या करेगी, न्याय करने का काम करेगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का भाव हमारे संविधान में दिया गया है या निहित है, ठीक है। तो आपको सीधा मतलब ये याद रखना है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता हमारे संविधान में निहित है, ये हमारे संविधान की विशेषता है, ठीक है। उसी चीज़ों को हमने लिखा है जो आपको अभी हमने समझाया, तो इसको ध्यान में रख लेना है आपको। अब अगले चीज़ को हम लोग देखते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो है क्या, भारतीय संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्याय प्रणाली है, यानी न्यायपालिका है। तो वो कैसी है, तो इसको समझिए कि हमारा जो संविधान है ना बच्चों, इसमें इस बात की चर्चा है कि न्याय प्रणाली जो है, यानी न्यायपालिका की बहुत ही इसमें उच्च दर्जे पर रखा गया है न्यायपालिका को, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और ये स्वतंत्र है, यानी न्यायपालिका को ये अधिकार है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, ये किसी को भी कटघरे में लाके खड़ा कर सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो और न्यायपालिका कैसी कैसी है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि हमारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो आप जानते हैं दिल्ली में है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट होता है बच्चों, ये हर एक राज्य में अपना अपना हाई कोर्ट होता है। जैसे बिहार में भी पटना हाई कोर्ट है, उसी तरह जहाँ भी राजधानी होती है ना जिस राज्य की, अमूमन वहीं पे हाई कोर्ट होता है, ठीक है। रांची में हाई कोर्ट है झारखंड का, आप जानते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर हर एक ज़िला में जिला न्यायालय होता है, ठीक है, और अन्य छोटी अदालतें भी होती है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है कि ये न्यायपालिका को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो स्वतंत्र होकर कार्य करे, वो किसी के मतलब प्रभाव में आकर कार्य ना करे। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान एक ऐसी न्याय
पालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। यही चीज़ें आपको लिख देनी है कि भारतीय संविधान जो है एक ऐसे न्यायपालिका की व्यवस्था करता है जो कि अपने आप में स्वतंत्र होने के साथ साथ क्या है, एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी है। इतना याद रखना है आपको। अगला पॉइंट देखिए जो इससे रिलेटेड है, मौलिक अधिकार। तो हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स क्या है, यानी कि हमको कुछ अधिकार है। हमारे संविधान ये अधिकार हमको देता है कि हम भारत के अगर हैं तो हमको ये अधिकार है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी जाति के अगर हम हैं तो हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमारे संविधान में निहित है बच्चों, और ये हम लोगों को अधिकार है। तब तो हम लोग कुछ बोल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं, यानी कि अपने बातों को रख सकते हैं कहीं। तो ये हमको अधिकार कौन देता है? हमारा संविधान देता है। हम कहीं भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पटना के हैं तो पटना से आप भागलपुर जा सकते हैं, या पटना से आप दिल्ली जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये अधिकार हम लोग को नहीं रहता तो कहीं जा सकते क्या? कभी नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में ये अधिकार प्राप्त है कि आप भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ घर बना सकते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं। ये सब अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। कहीं के भी भारत के कोई भी इंसान है तो उसको ये अधिकार है। तो ये देखिए मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में है ना बच्चों, वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा है। ऐसे थी एक और अधिकार था जो संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। लेकिन अब जो मूलतः 6 अधिकार हैं उसको याद रख लेना है आपको। ये 6 अधिकार कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार हमारे संविधान में निहित हैं और जो हम लोग को प्राप्त है। जैसे समानता का अधिकार ये बोलता है ना बच्चों, यहाँ पे सभी जाति के लोग या सभी वर्ग के लोग या स्त्री पुरुष सभी एक समान हैं, सबको एक अधिकार है, कोई इसमें विशेष नहीं और कोई कम नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। स्वतंत्रता का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है। ये सब स्वतंत्रता हम लोग को प्राप्त है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है ना बच्चों, कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। जैसे कि पहले होता था ना कि ऐसे मान लीजिए कि उद्योग धंधे जो होते हैं, उद्योग में मतलब यानी कि कारखाना जो होता है, उस सब में क्या होता था, छोटे छोटे बच्चे जाते थे, काम करते थे और उनका शोषण होता था। तो ये अधिकार भी हमारे संविधान में है कि अगर हमारा कोई शोषण कर रहा है, यानी हमको कोई दबाने का प्रयास कर रहा है, तो हम उसके लिए न्यायालय जाएं और न्यायालय उसके ऊपर कार्य करेगी, ठीक है, उसको मतलब दंडित करेगी। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को मिला है ताकि हम लोग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। यहाँ आप जानते हैं भारत में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य सभी धर्म के लोग रहते हैं, पारसी हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्म के लोग रहते हैं और इनके सबों धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। फिर देखिए सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, यानी कि कुछ सांस्कृतिक और शिक्षा के संबंध में अधिकार हमारे संविधान में, वो कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे संविधान में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। इसके तहत ये बोला गया है कि हमको ये अधिकार है कि हम लोग कोई भी तरह का संवैधानिक उपचार कर सकते हैं, या संविधान में कोई भी चीज़ें हैं तो अगर हमारे मान लीजिए कि हमारे मौलिक अधिकार को कोई ठेस पहुँचाता है तो हम लोग इसके आगे, यानी कि कोई भी ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो हम लोग उसके ऊपर ये क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे संविधान में निहित है। और आपको ये याद रखना है मेनली कि संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 में की गई है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान मतलब भारतीय संविधान में कितना से कितना अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की चर्चा है, तो 12 से 35वें अनुच्छेद तक ये मौलिक अधिकार की चर्चा है। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। अब आ जाइए भारतीय संविधान की जो अगली विशेषता है, ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, ठीक है। तो हमारे संविधान की अगली विशेषता यही है कि हमारे संविधान में एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक मतलब क्या होता है ना बच्चों, कि आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं। तो सबों को ये संविधान में निहित है कि भाई सभी राज्य को क्या क्या काम करना है, तो उनको निर्देश दिया गया है कि ये काम आपको करना होगा। आपके यहाँ जो जनता है उसके लिए आपको अच्छा काम करना है, उसके लिए जो है रोजगार की व्यवस्था करनी है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उसके बाद वहाँ के लोगों के लिए हेल्थ
से संबंधित चीज़ें देनी है आपको, यानी कि आपको स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था करनी है। ये सब राज्य को हमारा संविधान जो है राज्य को ये आदेश देता है कि आप ये सभी राज्य इस तरह के कार्य करेंगे। और ये हमारे संविधान की कहाँ से कहाँ तक ये चर्चा है बच्चों, तो आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। ये याद रखिएगा, 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है हमारे संविधान में। इस बात को ध्यान में रखना है, इसको समझिएगा भी, ठीक है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी कि राज्य का स्थापना ऐसा हो, यानी कि जो बिहार है, झारखंड है, यूपी है, ये सब राज्य जो है ना, ये मान लीजिए कि अभी हमारे देश में संविधान नहीं रहता ना, तो यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं या फिर जो भी यहाँ के नेता वगैरह हैं, तो ये कोई काम ही नहीं करते। ये हमारे संविधान में निहित जो मतलब ये जो हम लोगों को अधिकार मिला है, इसी के डर से ये लोग काम करते हैं, नहीं तो कभी करते क्या, आप खुद ही सोचिएगा, कभी नहीं करते। ये लोग तो अपना ही काम करते रहते, ये तो खाली पैसा कमाते और मतलब अन्य कार्य को करते। लेकिन हमारे संविधान में ये निहित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो दिया गया है, तो इसी के आधार पर ये लोग डर से काम करते हैं, क्योंकि इनको डर है कि अगर हम उस तरह का काम नहीं करेंगे संविधान के आधार पर, तो हमारी सत्ता यहाँ से हट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो और देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर साहब का ये कहना था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता ये मानते हैं, ठीक है। ये बोलते थे कि भाई देखिए, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ना, ये हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कौन बोलते थे, तो BR अम्बेडकर साहब बोलते थे, ठीक। इस बात को ध्यान में आपने रखना है। उसके बाद देखिए, मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में केवल देखिए मौलिक अधिकार ही नहीं है, यानी कि हम लोगों को कुछ अधिकार है तो हमारा कुछ काम भी है कि हमारे देश के लिए हमको कुछ एकजुट होकर कार्य भी करना होगा। तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा आर्टिकल जो है ना हमारे संविधान में, इसको पहले नहीं था ये, ठीक है। इसको जोड़ा गया बच्चों बाद में, आर्टिकल 51 का A में इसको जोड़ दिया गया। किसको, मौलिक कर्तव्य को। तो ये कब जोड़ा गया, ये आपसे पूछेगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको 1976 में किया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, अमेंडमेंट हुआ था ये, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ ना बच्चों 1976 में, तो इसी में स्वर्ण सिंह समिति एगो था, समझे, वो सिफारिश किया था कि हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाए। उसी के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसमें हम लोग के मतलब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। आखिर मौलिक कर्तव्य होता क्या है, ये आप सोचिएगा। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य का अर्थ होता है बच्चों, जो हम लोगों को कुछ काम करना होगा। हमारे संविधान में भी ये चर्चा है कि भारत में रहने वाले वो सभी लोगों को भारतीय झंडे का जो है ना आदर करना होगा। उसके बाद भारत पर कभी भी आक्रमण कोई विदेशी देश करता है तो ज़रूरत पड़े तो हमें उसका डटकर सामना करना होगा और एक साथ मिलकर सभी को मिलजुल कर करना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मन है, ये आप जो जानते हैं, और ये सभी चीज़ें, इनका भी हमको सम्मान करना है और भारतीय झंडे का भी सम्मान करना है। अगर आप इसका सम्मान नहीं करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने संविधान को मानना है, संविधान को भी सर्वोपरि मानना है, ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य जो है ना हमारे संविधान में दिया गया है। और 51 का A आर्टिकल जो है 51 का A में इसके बारे में चर्चा है। तो मौलिक कर्तव्य का याद रखिएगा, कहाँ पे, तो 51 आर्टिकल 51A आपसे पूछेगा, देखिएगा ना, आर्टिकल से रिलेटेड इन चीज़ों को पूछेगा, इसीलिए हम आपको बीच बीच में बताते जा रहे हैं। चूँकि देखिए ये क्लास जो है छोटी होती है, लेकिन इसमें जितनी बातें हम बता रहे हैं ना, उसको केवल ध्यान से रखिएगा और अपने कॉपी रखिए और उसमें नोट डाउन करते जाइए। और आप लोग जो बच्चे कुछ बोल रहे थे कि सर हमको लिखित नोट्स का प्रयोग करके ही आप वीडियो बनाइए कुछ, तो हमने वीडियो इसीलिए नोट्स का प्रयोग किया है, हैंड रिटन नोट्स है उसका हमने प्रयोग किया है, ताकि आप ये समझ सकें कि आपको आंसर कैसे लिखना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे टाइप करके जो कि हम लोग PDF बना के डाल देते, जो आप पहले भी देखते थे, तो अगर उस तरह डालते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आता ना कि आपको लिखना क्या है। आपको सिलसिलेवार ढंग से ये लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। लेकिन इस तरह से अगर आपके पास ये PDF है और आप देख रहे हैं हैंड रिटन नोट्स का यूज हुआ है, तो आपको ये पता है कि कैसे कैसे लिखना है और कैसे कैसे हमने लिखा है। जैसे कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी पॉइंट है, तो उसको देखिए अंडरलाइन हम किए हैं, उसके बाद उसको लिखने का कार्य किए हैं। तो ठीक ऐसे ही आपको भी करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगला जो हमारी विशेषता है, उन चीज़ों को देखिए।
तो भारत की अगली जो विशेषता भारतीय संविधान की है ना बच्चों, ये हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि इसमें किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना गया है। ये बोलता है कि सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ रह सकते हैं और कोई भी धर्म के लोग अपना धर्म मान सकते हैं और उसको प्रचार प्रसार उसका कर सकते हैं। हमारे संविधान में ये वर्णन है बच्चों। इसीलिए हमारे संविधान की एक विशेषता यह भी है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में निहित है। ठीक है, अब अगला जो इसका विशेषता है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में हमारे संविधान में कही गई है। यानी इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का उम्र को पार कर गया है तो वो यहाँ पे वोट कर सकता है और वोट करके वो क्या कर सकता है कि अपनी नेता यानी अपना नेता जो है उसको चुन सकता है। ठीक है, ये हमारे संविधान में कहा गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति है, स्त्री पुरुष कोई भी, वो वोट कर सकता है और वोट करने के बाद वो अपना नेता चुन सकता है। ठीक, ये हमारे संविधान में है। उसके बाद देखिए अगला इसका विशेषता है एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे संविधान में। एकल नागरिकता आखिर होता क्या है, आप जानते हैं एकल नागरिकता के बारे में? इसका मतलब ये होता है ना बच्चों कि आप अगर भारत के नागरिक हैं तो अन्य देश का नागरिकता आप नहीं ले सकते। जैसे कि आप जानते होंगे कुछ भारत के ऐसे भी ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे जो फिल्मी सितारे हैं यानी कि अभिनेता लोग हैं जिनकी नागरिकता भारत की नहीं है, वो विदेश की नागरिकता रखते हैं। कुछ कनाडा की रखते हैं, कुछ अन्य देशों की रखते हैं। ठीक है, उनका भारत का नागरिकता नहीं है। तो हमारे संविधान में यही कहा गया है कि अगर कोई भी विदेशी देश का आप नागरिकता लीजिएगा तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। यानी भारत का नागरिक जो आप थे वो आप नहीं बन पाइएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आपको। एकल नागरिकता वाला ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये आपको ये अपने लाइफ में भी याद रखना है कि अगर आप चाहेंगे कि आप पैसा कमा के आप कहीं विदेश चले गए और वहाँ की नागरिकता अगर ले लीजिएगा कोई अन्य देश का, तो आपका भारत का जो नागरिकता है ना वो स्वतः खत्म हो जाएगा। यानी कि आप भारत के नागरिक तब नहीं रह पाइएगा। यानी आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा जो यहाँ के लोगों को अधिकार मिला है। जैसे मौलिक अधिकार की चर्चा है ना, वो केवल भारतीय लोगों का है, वो किसी अन्य देश के लोगों को नहीं मिला है बच्चों। ये बात ध्यान में रखिएगा। भारतीय होने के कारण हम लोगों को ये अधिकार है कि हम लोग कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा अगर आप विदेश में रहिएगा और विदेश की कोई नागरिकता ले लेते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आपातकालीन प्रबंधन प्रावधान भी हमारे संविधान में। अगर मान लीजिए हमारे देश में युद्ध छिड़ जाए और मान लीजिए कि कहीं कुछ अन्य तरह की मतलब स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में ये वर्णन है कि जो मतलब यहाँ पे भारत में जो है ना राष्ट्रपति शासन लग सकता है और यहाँ पे आपातकालीन स्थिति घोषित की जा सकती है। यानी कि यहाँ पे जो है ना आपातकालीन स्थिति घोषित करके यहाँ पे युद्ध वगैरह जो भी अगर कुछ होता है विदेश से या अन्य देश से, तो ऐसी स्थिति से लड़ा जा सकता है और आपको उसको मानना पड़ेगा। ये चीज़ें भी हमारे संविधान में वर्णित है। अब देखिए आज के संविधान मतलब आज के वीडियो में हमने पूरे संविधान की विशेषताओं पे चर्चा कर दिया। आप अगर इतना लिख के आ जाइएगा ना तो यकीन मानिए आपका आंसर तो अच्छा होगा ही और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो देखिए आज के संविधान के टॉपिक से, जो आज का टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर यानी आपके एग्जाम में, तो उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो उसको ये याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसका वर्णन करें। ये आपसे सवाल हो सकता है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें, और इसको ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से लिखना है। जितनी चीज़ें बताए हैं उतना लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा आंसर होगा और बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अब रही इसकी PDF की बात, तो PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। थोड़ा वेट करिए। देखिए हम एक अकेले काम कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ना, क्योंकि हम लोग हर तरह का काम कर रहे हैं और उसके बाद आपको PDF भेजना है, वीडियो बनाना है, एडिटिंग है, सारी चीज़ें होती है इसमें, तो इसलिए थोड़ा समय लग जाता है बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको भेज देंगे। और इस वीडियो का तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका जब वीडियो ये आपके पास आएगा उसके जस्ट 15 मिनट के बाद आपके टेलीग्राम चैनल पे, यानी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न ये रहता है ना बच्चों कि टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम का लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है। आप डिस्क्रिप्शन को टिक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। आप कमेंट में झूठ मूठ में लिखते हैं कि टेलीग्राम का लिंक भेजिए, तो वो तो डिस्क्रिप्शन में रहता ही है, आप वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको वहाँ भी दे देंगे, आप जैसे हम देते भी आ रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखना। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट के माध्यम से इसका सही उत्तर देना है। ठीक है,
तो ये पहला क्वेश्चन है, तो आप आंसर जब लिखिएगा तो आप अपना पहला क्वेश्चन का 1 नंबर लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर करिएगा। पहला है भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, यानी कि भारत का संविधान कब बना, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका उत्तर आप कमेंट में कीजिएगा। दूसरा सवाल आपके लिए है, सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियाँ कितनी है भारतीय संविधान में, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका भी सही उत्तर आप दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपके लिए ये है कि भारतीय संविधान सभा की बैठक जो है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, यानी भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर 1, 2, 3 करके जो भी सही आपको आए वो आप लिख दीजिएगा, हम उसका आपको रिप्लाई भी कर देंगे। अगर सही होगा तो सही, नहीं तो गलत होगा तो हम आपको उसमें बता भी देंगे कि इसका सही क्या है, ठीक है। तो इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप इसका सही उत्तर कीजिएगा। अगर हाँ वीडियो पसंद आए ना, प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं। और उसके बाद आप ये भी बता दीजिएगा हमको कि जो ये PDF यूज हमने किया है हैंड रिटन, क्या यह सही था या नहीं था। और अगर नहीं चाहते हैं तो फिर हम अगले वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन इसका आप कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका भी यूज करें, अन्यथा नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे बोलिएगा वैसा ही काम करेंगे, आपका मतलब आदेश वही हमारा काम होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।